बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और उसकी इत्तहादी फौजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है यमन में। लेकिन अमेरिका के लिए दर्द सर बना हुआ है ये हथियार जो आपकी स्क्रीन पर है। ये बड़ा ही अजीबो गरीब है। ये लोकल सतह पर यमन ने आज से कुछ साल पहले मैन्युफैक्चर किया था। इसको कहते हैं सी माइंस। ये सी माइंस वो होती हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पर आपने बारूदी माइंस लगाई होती है, टैंक ऊपर से गुजर जाता है और फिर वो फट जाते हैं, इसी तरह ये समंदरों के अंदर माइंस होती हैं। अब ये इतनी डिफिकल्ट चीज़ है कि यमन के लोगों ने असल में ये उसको लोकल सतह पर मैन्युफैक्चर किया और पहले भी इस्तेमाल किया। अब उन्होंने रेड सी के अंदर बहुत सारी जगह पर खुफिया तौर पर इसको लगाना शुरू कर दिया है। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अमेरिका के लिए इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यानी ये किसी भी फोर्स के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसको एक सतह पर लगाया होता है। इसके लिए आपको खास हथियार चाहिए, टाइम चाहिए, स्कैनिंग चाहिए। अब आप यमन से लड़ाई करने जा रहे हैं, आप किसी के घर में जा रहे हैं, तो आप घर में जाकर जब तक इसकी स्कैनिंग नहीं करेंगे, आपके बंदे नहीं जाएंगे, जाकर आप इसको निकालेंगे नहीं, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप उस जंग में कूद पड़े हैं जिसका आपको ना सर पता है ना पैर पता। अब ये माइंड्स असल में बड़े ममालिक इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लैक सी के अंदर इस्तेमाल हुई, यूक्रेन की जंग के अंदर इस्तेमाल हुई, ये बड़ा नुकसान देते हैं। अब जब ये आप अपनी आप दोस्त लेकर जाते हैं, आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर जाते हैं, डिस्ट्रॉयर लेकर जाते हैं, ये नीचे पड़ी होती हैं और जब ये फट जाती हैं तो आपका जो बेस होती है जिसके ऊपर आपका जहाज, शिप, आपके वेसल, आपके डिस्ट्रॉयर, आपके बहरी जहाज, ये सारी चीजें जिस बेस के ऊपर चलते हैं, अगर वो बेस टूट जाती है और तबाह हो जाती है तो वो फिर जहाज या ये तमाम चीजें डिस्ट्रॉयर सिंक करना शुरू कर दी, यानी डूबना शुरू कर देते, तो वो फिर आपका किसी काम का नहीं रहता। अब इसकी मिसाल ये है कि लोकल सतह पर बनाएगी, इसकी कॉस्ट कुछ नहीं है, लेकिन मुकाबला उसके साथ ये है, ये इतनी खतरनाक होती हैं कि ये 15 से 25 अरब डॉलर्स तक के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकते हैं। अब आप सोचें जरा कि इसका नुकसान अमेरिका को इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप सोचें कि अमेरिका ने अब ये बात कही है, रिपोर्ट आई है कि हमारे लिए दर्द सर ये बना हुआ है। यमन ने हालिया ड्रोन्स मारे। अमेरिका का कहना है कि हमने उनमें से बहुत सारे ड्रोन्स रोके, 12 रोके, 14 रोके। अब आप सुनकर हैरान होंगे, वो कहते हैं कि ड्रोन्स $2000 के थे, यानी पाकिस्तानी आप ये समझ ले तकरीबन $6.25 लाख का एक ड्रोन। और बदले में अमेरिका का जो मिसाइल है जो जाकर एक ड्रोन को रोक रहा है, उसकी कॉस्ट है पाकिस्तानी 58 करोड़ रुपया, $2 मिलियन। आप अंदाजा लगा सकते हैं, $6.25 लाख का एक ड्रोन आप मारते हैं और बदले में वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो मिसाइल है वो $2 मिलियन का है। और ये हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है कि हमारा इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, इतना कंज्यूम इस जंग में हो रहा है, बजट हमारा खराब हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी खराब हो रही है, प्रोडक्शन, हम बिला वजह की एक ऐसी फजूल जंग में, ये तो कीड़े मकोड़े थे, हम इनके साथ, हमने कभी इनको ध्यान नहीं दिया। अब हमें इनके खिलाफ वो जंग करनी पड़ रही है जो आज से पहले हमने नहीं की। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी ये जंग लड़ने की कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना बजट यहाँ पर बर्बाद करें। हम वो मिसाइल जो हमने चाइना और बाकी ताकतों के लिए रखे हुए थे, वो मिसाइल हम यहाँ पर इस्तेमाल करें। अब उनको ये लग रहा है कि हमें फंसाने का इनका इतना बड़ा प्लान था जिसमें हम ये ट्रैप हो गए हैं कि हमारे बड़े बड़े अहम मिसाइल और ये तमाम चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं इस जंग के अंदर, और हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि इस जंग के अंदर हमारी बर्बादी किस लेवल की हो रही है कि तमाम चीज़ें कंज्यूम करने के बाद हमारा हथियार, हमारा डिफेंस सिस्टम इतना वीक हो गया है कि हमें उस जंग से लड़ा दिया गया है कि जहां पर हमारे ये शिप तबाह हो सकते हैं, चीज़ें तबाह हो सकती हैं और हमें पता ही नहीं है, हम ये जंग बुरी तरह हार सकते हैं। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो इस्माइल हानिया से उनकी मुलाकात होती है और वो उनको कहते हैं कि आप बेफिक्र हैं, आप इस जंग के अंदर इसराइल का नाटका बंद करें, हम यहाँ से यमन की साइड से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का नाटका बंद करेंगे। इससे बड़ी इसराइल की शिकस्त नहीं हो सकती कि जिस तरह आप लोगों ने लड़ाई की है,
आपने इजराइल को गले से पकड़ा हुआ है, इधर हम इनको गले से पकड़ेंगे और ये जारी रहे, आप बेफिक्र हो जाए, हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि इनका प्लान है ईरान से लड़ाई करने का, हम पूरी तरह आपको बैक करेंगे। उससे पहले खबरें ब्रेक की थी अमेरिका ने कि जी वो इनकी आपस की लड़ाई है और ये फलाना है, वो असल में फूट डालने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अब आप ये सोचें कि इन्होंने ये जो बनाया है, ये खास तौर पर इसको कहते हैं सी ऑफ फायर, यमन ने यानी इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया को दिखाया था कि हमारा ये खास तौर पर माइंस जो है ये इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि हमने बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका और बाकी ताकतों को चने चबा दिए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में इस पर बैन भी लगाया गया था कि भाई ये इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये हुआ है कि इससे ज़्यादा तौर पर खित्ते का जो बैलेंस है वो बुरी तरह तितर बितर हो जाएगा। आप ये देखें कि अमेरिका के लिए जंग लड़ना इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है कि आप ये देखें कि इस वक्त जो यमन की सूरत हाल है वो मजीद खराब हो रही है। अमेरिका के अंदर इन्होंने काम ये किया कि बाइडन का इलेक्शन सर पर है, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम इस सारे मामले पर इस जंग को रोक दें, इसराइल को मना ले, वो मानने को तैयार नहीं है। अब जाहिर सी बात है जंग होगी तो वो इलेक्शन तो नहीं जीतेगा, ट्रंप जीतेगा। अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने इसका हल निकाल लिया। आज उन्होंने अमेरिका की फौज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने जो 6 जनवरी को उन्होंने कैपिटल हिल पर हमला करवाया था, जो जाली हमला था और ये सबको पता था और बाद में उसकी वीडियोस भी रिलीज होगी, उस हमले में ट्रंप को इन्होंने नाहल करवा दिया। नाहल इसलिए अब करवा दिया है क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि ट्रंप का जो रेटिंग का लेवल है बहुत ऊपर चला गया है। तकरीबन 70 से 75% अवाम उसके साथ है। पहले उसको तोशाखाना में नाहल करवाया, फिर उसके बाद उसको जेल भेजा गया, कुछ देर के लिए वो बाहर आया, फिर अब ये प्लान कर रहे हैं कि उसको मुकम्मल तौर पर जेल भेजा जाए और उसको इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया जाए। एस्टैब्लिशमेंट के पैरों तले जमीन निकल रही है कि यार ये आ गया, क्योंकि उसने कहा था मैं आकर एस्टैब्लिशमेंट को जलाकर राख कर दूंगा, उसने कहा था मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, एक दफा मुझे प्रेसिडेंट बनने दें, मैं इनको बताऊंगा। उसने ये बात की थी कि जब से अमेरिका आज़ाद हुआ है तब से वो आज़ाद नहीं हुआ। ये बैठकर पीछे अदालतों को कंट्रोल करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं, सियासतदानों को कंट्रोल करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनकी ऑडियोस बनाते हैं, उनके कमरों में घुसते हैं, एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं लोगों को, फौज का आर्मी चीफ उसकी बात नहीं मानता ट्रम्प की। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने कहा था कि मैं इनको, अब उन्होंने एक जाली हमला करवाया, अपनी सिक्योरिटी हटा दी, उन्होंने बंदे अपने बीच में घुसाड़े के जी आओ हमला करो और ट्रम्प के ऊपर नाम लगा दिया। इस चक्कर में उन्होंने काम ये किया कि ट्रम्प को आज उन्होंने नाहल करार दे दिया। अब वो अपीलों में जाएगा, लेकिन जज जो है वो सारे उनकी एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। तो बताइए कि जज एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में हो, उनके अमेरिका के अंदर दुनिया ये कहती है कि वो बड़ी आज़ाद जुडिशरी है। आपने देख लिया आफिया के मामले पर, ये वो कोई आज़ाद नहीं होती। जो एस्टैब्लिशमेंट उनकी कहती है, हाँ हमारे मुकाबले में देखा जाए तो बहुत आज़ाद, आम लोगों को फैसले हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े केसेस में अब भी वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर होते हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने काम ये किया है कि भाई ये जो जंग है ये तो बड़ी खतरनाक हो रही है। अब इस सारे मामले पर जाहिर सी बात है अमेरिका की तबाही होगी। तो ट्रंप, आप सोचिए उन्होंने काम क्या किया है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी इतनी है कि कोई और कैंडिडेट उस लेवल पर खड़ा ही नहीं हो सकता बाइडेन के खिलाफ। उन्होंने कहा अच्छा हम ये काम करते हैं, ट्रंप को करवाओ नाहल, इसको भेजो जेल में, इसको हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना, जो मर्जी हो जाए, इसको इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना, जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा हमें बेनकाब करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब उन्होंने इसका ये हल निकाला है। अब साथ वो क्यों ये हल निकाला है, क्योंकि इन्होंने एक जंग करनी है, जंग इन्होंने करनी है ईरान के साथ। असल में इस सारे मामले पर वो कह रहे हैं कि हमें ईरान पर हमला करना है, जबकि ट्रंप ने कहा था कि भाई मैं इस सारे मामले पर ये जंग नहीं करूंगा। अब उन्होंने प्लान ये किया है कि अगर हमें बाइडेन को रखना, अभी अगर लड़ाई बढ़ती है तो हमें इस लड़ाई को आगे लेकर जाना है। सो अब आप सोचिए करते करते मामला ये आ गया है इसराइल के खिलाफ कि स्टेट ऑफ मलाक्का बंद कर दिया गया। इसराइल की जो जिम शिपिंग कंपनी है उसको इतना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है कि मलेशिया ने स्टेट ऑफ मलाक्का, चूंकि मलेशिया से होकर जाता है, उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है इसराइल की शिपिंग कंपनी पर कि किसी सूरत हमने आपका जो जहाज है यहाँ से जाने नहीं देना। अब आहिस्ता आहिस्ता सीन ये हो रहा है कि बड़े ममालिक बिल्कुल जो यमन कर रहा था अब वो करना शुरू हो गए। इसीलिए भी अब ये जंग हो चुकी है कि जी यमन के साथ हमने लड़ाई करनी है और हमने उनको सबक सिखाना है। मलेशिया ने काम किया, उधर आप ये देखें कि यमन ने ऐलान किया है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे हथियार हैं कि हमने अभी तक उनको इस्तेमाल नहीं किया,
लेकिन जब हम इस जंग में कूदेंगे तो हम इनको बताएंगे कि हमारे पास क्या कुछ है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का हम कब्रिस्तान इसी पानी के अंदर बनाएंगे, और जब ऐसा कब्रिस्तान बनाएंगे कि इनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, फिर इनको अंदाजा होगा कि इन्होंने लड़ाई किसके साथ लड़ी है। आप ये देखें कि इजराइल की जो फौजें लड़ रही हैं उसके अंदर फुटेजेस और डाटा और चीज़ें सामने आई हैं बहुत सारी डिफरेंट जगहों से, कि उसमें यूक्रेन के फौजी भी लड़ रहे हैं, उसमें जर्मनी के फौजी भी लड़ रहे हैं, और उसमें अमेरिका के फौजी भी लड़ रहे हैं। यानी मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने कहा भी कि मुसलमानों के अंदर कोई ऐसा हो जाए कि दूसरे मुल्क से आए तो कहते हैं देखो फलाना। इनके मुल्कों में जो फौजें लड़ रही हैं, कमांडोज है, वो यूक्रेन के भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि सारे मामले के ऊपर सारे चुप क्यों हैं? चुप क्यों है अभी तक? कि अमेरिका की फौजें आई हैं, यमन के खिलाफ आई हैं और सारा कुछ आए। इसराइल के अंदर कई ममालिक के कमांडोज लड़े हैं, लेकिन अभी तक वो नुकसान में है। तो अब इस सारे मामले पर जो लड़ाई हो रही है, जो तबाही हो रही है, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब आज सोचे, ट्रंप को इन्होंने नाहल किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जंग खत्म करनी थी, और बाइडन अब इस जंग को अगर छेड़ा है तो उसकी रेटिंग मजीद गिरेगी। अब अमेरिका जो पूरी दुनिया को लेक्चर देता फिरता है जमहूरियत पर, अपनी जमहूरियत है, उसका हाल ये है कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट बैठकर सारा कुछ कंट्रोल करती है, और ट्रंप उनको गवारा ही नहीं है। वो इसलिए गवारा नहीं है क्योंकि ट्रंप कोई खानदानी सियासत में तो नहीं है, उसका कोई बाप दादा भाई बेटा बच्चा वो तो नहीं, वो तो अकेला अपनी मेहनत से आया है। अब इस्टेब्लिशमेंट को तो वो लोग काबिल कबूल नहीं। याद रखिएगा, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को कोई भी वो चीज़ काबिल कबूल नहीं होती जो बंदा खुद फेमस हो। वो असल में कोई भी फेमस होता है उसकी पॉपुलैरिटी को वो पकड़ते हैं। देखिए, ट्रंप को सपोर्ट किया था इस्टेब्लिशमेंट ने, वो लेकर आए थे, लेकिन ट्रंप ने आकर उनका नाटका बंद कर दिया, और ये उनको किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। अब इस सारे मामले के ऊपर आप देखें, यमन की जानिब से ऐलान किया गया है कि हम सिर्फ इतनी बात बता देना चाहते हैं, हमने कहा कि यहाँ से हम इजराइल की शिप नहीं जाने देंगे, इसराइल के लिए सामान, जब तक गजा के अंदर ये कोई मदद नहीं करते। और अगर ये मामला इसी तरह रहता है तो फिर हमारी तरफ से याद रखिएगा ये लड़ाई है और बड़े पैमाने। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जो उठकर आकर जंग करने के लिए, हमें कोई परवाह नहीं, हमने तो 9 साल इनसे जंग की और हमने इनका जो हाल किया था वो आप सबने देख ही लिया। लेकिन दुनिया जाकर इसराइल को क्यों नहीं रोकती, उसको क्यों नहीं रोकती, उसके हाथ क्यों नहीं पकड़ती, उसको क्यों नहीं कहती कि तुम आम लोगों को मारना बंद करो। तुम लोग जो पूरे खित्ते को जलाने के लिए, राख करने के लिए आगे बढ़े हुए, तो फिर उधर आप देखिए कि ईरान ने पूरी तैयारी कर ली हुई है, उनकी स्पीड बोट्स और ये तमाम चीज़ें तैयार हैं। यानी उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने किसी सूरत हार नहीं माननी। ईरान पूरी तरह तैयार हो। उन्होंने कहा जी आप लोग ये जो जंग को बढ़ा रहे हो, तबाही कर रहे हो, अमेरिका असल में हथियार दे रहा है और इसराइल के अंदर वो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। वो कहते हैं जी पहले ये यमन के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे और अब इनके खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। अब इस सारे मामले पर बाकी ममालिक भी आ गए, तो जो हमारे सामने आएगा हम तो उसको डबो देंगे। असल अब कहानी सारी खुलकर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने असल में पिछले काफ़ी सालों से यमन और बाकी ताकतों पर यानी जोर ही नहीं दिया था। उन्होंने किसी सूरत जोर नहीं दिया। उनको ये लगा कि नहीं ये काम हो जाएगा, हम मैनेज कर लेंगे, ये तो कोई ताकत ही नहीं है। उनको पता ही नहीं था कि एक वक्त आएगा छोटी छोटी ताकतें हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगी और हमारे खिलाफ मैदान में उतर जाएंगी। लिहाजा उन्होंने फैसला किया था कि भाई हम इनसे लड़ाई करेंगे। अब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं इसराइल के लिए कि यमन ने अब छोटे छोटे माइंस के जो सिलसिले रख लिए हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम इनके साथ जो करेंगे वो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। अब आप सोचें ज़रा कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर आ रहे हैं, उसके ऊपर फौजी हैं, और पता ये चलता है कि इन माइंस की वजह से वो तबाह हो गए हैं। तो आप बताइए कि उसके बाद अमेरिका की क्या पावर रह जाएगी। पूरी इनकी कोशिश है, असल में यमन की पूरी कोशिश ये है किसी भी तरह, और ये ईरान की भी कोशिश है कि इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको पहले निशाना बनाया जाए। अमेरिका असल में क्यों इस दफ़ा, अमेरिका ये चाह रहा था कि हम बहुत सारी ताकतों को लेकर आए, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर तो उसको सपोर्ट नहीं मिली मुस्लिम कंट्री से, लेकिन पूरी तरह उसने कोशिश की है कि हम फ्रांस को, यूके को और ये बाकी ताकतों को लेकर आए। तो आप सोचें ज़रा इन ताकतों का माजी क्या है, इन्होंने क्या लड़ाई की है। अफगानिस्तान में ये मार खा कर गए हैं, उधर आप देख ले यूक्रेन के अंदर ये जंग नहीं जीत पा रहे। तो भाई आप जिस भी मुल्क के अंदर हमला करते हैं, खिते में हमला करते हैं, आप उसको तबाही से दो चार करते हैं। अब आप देखेंगे कि तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी, और तेल की कीमतें जब आप ऑयल टैंकर पर हमला करते हैं, खाली ये नहीं है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी माइंस हैं ये ऑयल टैंकर से लेकर तमाम चीज़ों को निशाना बनाएंगी, और हम देखते हैं कि किस तरह मामला इनके लिए बेहतर होता है। उधर आप ये देखें कि इसराइल की शिपिंग कंपनीज जो हैं
उनके ऊपर तो आप समझ लें कि एक छोटा सा न्यूक्लियर हमला हो चुका है यमन की जानिब से, जो उनकी इकोनॉमी पर हुआ है। तो इकोनॉमी पर जब उनके हमला इस लेवल का हो गया है तो वो कैसे मैनेज करेंगे? अब उनके पास ये हाल है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका से भी रास्ता वो बंद कर रहे हैं, यानी करते करते आगे से भी माल, पहले तो ये था जी उधर से माल लेकर जाएंगे, ऐसा ऐसा सारी मुस्लिम कंट्रीज जाग रही हैं। यही वो वजह थी कि इसराइल को बात की तकलीफ थी कि कभी ये टाइम ऐसा ना आ जाए कि मुस्लिम ममालिक जागना शुरू हो जाए और हमारे खिलाफ एक महाज बन जाए। इसीलिए उसने कोशिश की थी कि मुस्लिम फौजें कम से कम मुझसे लड़ने के लिए ना आए। तो अब कहानी बड़ी क्लियर हो गई है, इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब शुरू होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।